हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख्यतः केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन आज का हेडिंग भी यही हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ओके, अगर हम रासायनिक साम्य की बात करें कि रासायनिक साम्य होती क्या है, अभी तक हमने पिछले लेक्चरों में जितने भी पढ़े वो सब भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर हम बात करें रासायनिक साम्य क्या होता है, रासायनिक अर्थात केमिकल, मतलब एक सिंपल समस्या समझते हैं कि देखो किसी रिएक्शन का एक प्रकार से साम्य में स्थापित हो जाना, अर्थात रिएक्टेंट बराबर रिएक्टेंट की दर या फिर उत्पाद की दर समान हो जाए, तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार से उस रिएक्शन के लिए कह सकते हैं कि वो एक ये रिएक्शन साम्य अवस्था में आ गई, तो वही एक प्रकार से क्या होगी हमारे रासायनिक साम्य। ओके, इसमें देखो इस लेक्चर में कुछ पॉइंट हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट जितने भी हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन लगाते समय काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा, अगर पहले पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या दिया गया है, देखो कि साम्य स्थापित होने के लिए RF बराबर RB अर्थात अग्रक्रिया की दर बराबर पश्चक्रिया की दर, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है ना, तो आगे अगर हम पढ़ें तो ये क्या कहना चाहता है, इसके अलावा हम देखें कि इसे गतिक साम्य भी कहते हैं। क्या, गतिक साम्य, इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो साम्यावस्था पर अक्रिया, अब देखो कोई रिएक्शन ए से बी चल रही है ना, तो जब ये स्टेप पहले तो स्टार्ट होगी रिएक्शन, तो ये ए से बी जाएगा, जब इधर जाएगा तो रिवर्स में बी टू ए जाएगा, अर्थात एरो कुछ इस साइड लग जाएगा ना, तो ये कर साम्य अवस्था में आ गए। तो उस स्थिति में आपको क्या नजर में आएगा, नजर में यही आएगा ना कि दोनों ये अब क्रिया रुकी हुई है, अर्थात वो स्टॉप हो गई है रिएक्शन। जब साम्य अवस्था में वो रिएक्शन आ जाएगी तो रिएक्शन इस प्रकार प्रतीत होगी कि रिएक्शन जो है ना स्टॉप हो गया, तो वही इसमें बोला गया है कि इसे गतिक साम्य भी कहते हैं, अर्थात कि अब क्रिया एक साम्य अवस्था में तो है लेकिन वो गतिक अवस्था में, अर्थात वो चल रही है। साम्य अवस्था में होते ये नहीं कि साम्य अवस्था में आ गया तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब रिएक्शन चल भी रही है और वो साम्य अवस्था में आपको दिख रही, तो इसे हम बोलते हैं गतिक, अर्थात वो गति तो कर रही है लेकिन साम्य अवस्था में, तो इसलिए हम बोलते हैं गतिक साम्य। क्यों, क्योंकि साम्य अवस्था पर अक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है। आई बात समझ में। अब देखो जबकि वास्तविकता में क्या था, RF अर्थात अग्रक्रिया की दर व पश्चक्रिया की दर इज इक्वल ना, समझ में ना कि गतिक साम्य से क्यों बोल दिया गया। ओके, और ये भी पॉइंट आप जान चुके हैं कि साम्य अवस्था पर मापक गुणधर्म जैसे हो गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, ये सारे पॉइंट जो होते हैं नियत होते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट होते हैं ये सारे पॉइंट। अब जैसे कि पिछले लेक्चर 2 लेक्चर के पहले लिए थे कि दाब वाले जो 5 नियम बताए थे, तो उसमें केवल दाब को आप बताए थे, लेकिन यहाँ पर आप सब आप देख लीजिए, वहां पर जरूरत नहीं थी, आप वहां पर अभी ज्यादा कुछ बता देते तो आप शायद भ्रमित भी हो जाते। यहाँ पर इसलिए वहां पर नहीं बताया, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दाब हो गया, ताप हो गया, सांद्रता हो गया, कलर हो गया, उसका मोल हो गया, आयतन हो गया, सारे चीज जो होते हैं नियत होते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, वो होता है ली-सा-तेलिय नियम। वैसे आप तो बोलते हो कि ला-सा-तेलिय नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में। ओके, तो इसकी परिभाषा पूछ लेता है, तो इस परिभाषा के अनुसार ये क्या होता है, इसके अनुसार अर्थात किसके, ला-सा-तेलिय नियम के अनुसार साम्य अवस्था पर मापक गुणधर्म में परिवर्तन करने पर, किसमें, मापक गुणधर्म कौन कौन से मापक गुणधर्म, मतलब कि उनके जो क्वालिटी होते हैं, यदि उसमें मापे किए टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कुछ हो जाएगा, दाब बढ़ा देंगे तो कुछ हो जाएगा, कंसंट्रेशन घटा बढ़ा देंगे तो कुछ हो जाएगा, ये हमारे मापक गुणधर्म थे। तो यदि ये क्या बोल रहे हैं कि इसके अनुसार साम्य अवस्था पर यदि उसके मापक गुणधर्म जो थे आयतन, दाब, ये समय परिवर्तन किया जाए, तो क्या होगा कि परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में स्थापित हो जाएगा जिधर होने वाला परिवर्तन का
विरोध होता है। क्या कहने मतलब कर रहे हैं कि अब जब उसमें मापक गुणधर्म में हम परिवर्तन करें तो परिवर्तन करने पर वो रिएक्शन क्या देगी कि वो जो साम्य होता है ना उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में उधर उसका विरोध होता है। अर्थात अब ये रिएक्शन इधर चल रही है तो अब जब इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो ये जिस दिशा में हो रही है उसी परिवर्तन का वो विरोध करने लगेगी। तो ये परिभाषा होगी हमारे ये ला-सा-तेलिए का नियम। ओके, बस इसको परिभाषा याद रखनी है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आता है कि जब हम कोई लेते हैं उत्प्रेरक, जो कि आप उत्प्रेरक जानते होंगे कि ये अभिक्रिया की रिएक्शन को घटाता बढ़ाता भी है या फिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रासायनिक साम्य में इसकी क्या स्थिति होती है इसको हम देखते हैं कि उत्प्रेरक जो होती है ना वे साम्यावस्था व साम्य स्थिरांक चाहे हो साम्यावस्था और साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है। अर्थात उत्प्रेरक आप लगाएंगे कैटालिस्ट उस पर डालेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर साम्यावस्था पर। ओके, उसी प्रकार एक आता है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जिसे बोलते हैं डेल्टा जी। यहाँ पर अभी बस इसका फार्मूला देख लो, अभी ज्यादा आपको इसमें यहाँ पर समझा नहीं पाएंगे, आपको आगे हम जब क्वेश्चन इसका लगाएंगे तो वहां पर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी बस यहाँ पर इसका ये समझो कि डेल्टा जी बराबर 0 होता है जो कि एक प्रकार से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये साम्य अवस्था पर होता है। साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर 0, जबकि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट से बोलते हैं। मेन फार्मूला हमारा यही है, ये डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के। ओके, के एक कांस्टेंट होता है। ओके, और आर और टी तो आप जानते हैं क्या होता है। इसके अलावा डेल्टा जी नॉट जो होती है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी की बात करें तो वहां पर केवल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आएगा, अगर मानक ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट। यहाँ पर जी नॉट और जी में फर्क है, ध्यान देना, वो मानक के लिए है, ये मानक के लिए नहीं है। ओके, और साम्यावस्था पर EMF अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो 0 होता है, परंतु E नॉट सेल ये आप ऊष्मागतिकी चैप्टर में फिर सेल वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो ये E सेल नॉट जो होता है उसका मान कितना होता है 0.059/n into log के। नहीं पढ़े होंगे तो डोंट वरी, हम आपको आगे सब बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सभी पॉइंट के रूप में देख लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो अभी बस ये पॉइंट देख लीजिए और जो पॉइंट है इनको याद रखिए। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, साम्यावस्था दो विपरीत परिस्थितियों के मध्य की स्थिति को कहते हैं। ये तो आप समझते हैं कि ये एक प्रकार से दो विपरीत परिस्थितियों के मध्य की स्थिति होती है। और क्या बोलते हैं कि जो ये होती है ना कि किस प्रकार बोलना चाहता है कि ये दो विपरीत परिस्थितियों के बीच की स्थिति। एक तो देखो, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है उसमें पहले पार्ट में देखते हैं कि क्रियाकारक अणु अर्थात जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अणु अधिक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। जब एक रिएक्टेंट कोई भी है, रिएक्टेंट ए है, तो अब वो बी अर्थात बी में बदलना चाहेंगे, रिएक्शन चलेगी तो वो कहां पर परिवर्तन हो जाएंगे, वो उत्पाद बी में परिवर्तित होने चाहेगी, तो वो एक प्रकार से अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहती है। अर्थात इसकी जो कंसंट्रेशन होगी इसके कंसंट्रेशन के बराबर या फिर इससे ज्यादा प्राप्त करना चाहेगी, अर्थात वो एक प्रकार से अस्थायित्व स्टेबल होना चाहेगी। तो उस अवस्था में क्या बोलता है कि क्रियाकारक अणु अधिक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित होना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब रिएक्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो उत्पाद में परिवर्तन तो उत्पाद में चेंज तो होना वो चाहेगा ही। तो वही बोला है, लेकिन साम्य क्रिया में यह संभव नहीं है। अर्थात क्रियाकारक की वह इच्छा, क्या इच्छा थी इसकी कि हम काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएं और हम पूर्णतः उत्पाद में बदल जाएं। तो साम्य अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो साम्य वाली अवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, भले ही क्रियाकारक चाह रहा है कि हम अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये दो विपरीत परिस्थितियों, मतलब कि क्रियाकारक तो चाह रहा है लेकिन साम्य अवस्था होने
के कारण वो अपनी उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट इसमें भी क्रिया कारक और क्या करना चाहता है कि देखो क्रिया कारक जो होता है, क्रिया कारक अड़ जो होते हैं अधिकतम यादृच्छिकता दर्शाना चाहते हैं, अर्थात ये रैंडम नुमा दर्शाना चाहते हैं। काफी उसके अड़ जो होते हैं काफी यादृच्छिक, मतलब उसके एनर्जी चूंकि जो क्रिया कारक अड़ होंगे जब उन्हें टूटेंगे बॉन्ड तो उनके बीच जो एनर्जी होगी वो काफी निकलेगी, तो एक प्रकार से वो काफी सक्रिय होते हैं और वो एक प्रकार से रैंडम नुमा यादृच्छिकता दर्शाते हैं, अर्थात केवल क्रिया कारक के रूप में रहना चाहेंगे। एक या तो उत्पाद में बदलना चाहेंगे पूर्ण रूप से, या तो क्रिया कारक के रूप में ही। जैसे होता है ना कि अब ये कोई वस्तु है तो अब इसको ये क्या रहेगा, ये इसी स्थिति में रहना चाहता है ना, तो जब तक इसको हम धक्का नहीं देंगे तो आगे नहीं जाएगी। तो वही एक प्रकार से जो क्रिया कारक होता है, एक तो गुण होता है कि वो उत्पाद में बदल जाए, एक गुण होता है हम उसी स्थिति में रहें, अर्थात उसके बीच इतनी मॉलिक्यूल के इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि जब तक उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी उसको नहीं दोगे तब तक वो टूटेगा ही नहीं, अर्थात वो अपने स्टेबल अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, एक साम्य अवस्था में, तो उसमें क्या होता है क्रिया कारक अणु अधिकतम यादृच्छिकता दर्शाना चाहते हैं, तो समझ गए, अर्थात केवल क्रिया कारक के रूप में रहना चाहते हैं। तो ये क्रिया कारक के रूप में रहना चाहते हैं, अर्थात स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन जो होता है साम्य अपक्रिया में यह संभव नहीं है। किसमें? साम्य अपक्रिया में, अर्थात साम्य अवस्था वाली जो अपक्रिया आएंगी ये इस वाली ये साम्य अवस्था जहां बात आएगी कि आपके दिमाग में ये फिगर होना चाहिए कि इस स्थिति में ये क्रिया कारक के दोनों जो पॉइंट होते हैं ये पूर्ण नहीं होते, ना तो हम ये पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल पाएंगे और ना ही पूर्ण रूप से ये क्रिया कारक के रूप में ही रह पाएंगे। ओके, अर्थात कुछ मात्रा उत्पाद में भी रहेगी, कुछ मात्रा क्रिया कारक में भी रहेगी, अर्थात ये साम्य अवस्था में रहेंगे। ओके, तो ये हो गया ना। तो इसलिए इन दोनों के मध्य की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। ओके, तो हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके पश्चात हम देखते हैं। तो यहां तक देखो, अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको 4 ग्राफ दिख रहे होंगे। कितने? 4 ग्राफ दिख रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो यदि आप साम्यावस्था वाले जितने टॉपिक बताए थे आपको सही तरह से याद है तो ये क्वेश्चन जो है वैसे टफ तो नहीं है, सिंपल है। बस इसमें आपके जो जितने पार्ट भी आपको बताए थोड़ा उसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको 4 ग्राफ दिए। पहले देखो ग्राफ में हो क्या रहा है। ग्राफ में देखो यहाँ पर सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाया गया। पहले वाले में क्या हुआ है कि देखो एक समय में ये एक निश्चित समय में रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इतने बात आई ना समझ। तो देखो एक निश्चित समय पश्चात ये सांद्रता यहाँ पर आई, अर्थात ये साम्य अवस्था पर ये यहाँ पर मिली ना, और उसी टाइम पर ये वाली सांद्रता जो होती है अर्थात रिएक्टेंट की सांद्रता है वो भी यहीं पर आकर मिलती है। ये हो गया हमारे पहले ग्राफ में। उसी प्रकार हम दूसरे में देखें तो एक समय पश्चात इसकी सांद्रता भी एक साम्य अवस्था में आ रही और रिएक्टेंट की सांद्रता अर्थात रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सांद्रता साम्य अवस्था में है। इसमें भी अगर यदि हम देखेंगे कि इसकी सांद्रता जो होती है, इसमें देखो इसमें प्रोडक्ट की सांद्रता को ज्यादा देखने को मिलेगी रिएक्टेंट से। ये जो प्रोडक्ट की सांद्रता है देखो इसमें ये लाइन जो गई है सीधा इसको पार कर गई। इसमें क्या था, एक समय में अर्थात यहाँ पर रिएक्टेंट, अगर सांद्रता की बात करें रिएक्टेंट की सांद्रता और प्रोडक्ट की सांद्रता इसमें क्या होगी, एक निश्चित समय पश्चात दोनों की सेम है, लेकिन इसमें दोनों की सेम नहीं है। रिएक्टेंट की सांद्रता और प्रोडक्ट की सांद्रता अलग अलग है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट की सांद्रता है ना वो काफी कम है, किससे? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की सांद्रता देखो, अगर ये सांद्रता इस रूप में लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप में जाके गया है, तो ये यहाँ तक गया, लगभग यहाँ से यहाँ पर साम्य अवस्था पर है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, ये RS रिएक्टेंट से ज्यादा है। उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा है और एक टाइम के पश्चात रिएक्टेंट की जो सांद्रता है
खत्म हो जाती है। अर्थात ये ऐसी रिएक्शन है जो कि आपको ये साम्य अवस्था पर नहीं, ये भी ध्यान देना, ये साम्य अवस्था पर नहीं है ये वाला रिएक्शन। अब क्वेश्चन से क्या पूछता है इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो पूछा क्या गया है, उपरोक्त ग्राफों में किस किस में साम्य स्थापित हो रहा है। पहले जो 4 ग्राफ दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना, आपको 4 ग्राफ दिए गए, इसमें आपको चेक करना है कि किस किस ग्राफ में साम्य अवस्था स्थापित हो रहा है, अर्थात रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सांद्रता कुछ समय पश्चात एक साम्य अवस्था में आ जा रहे हैं। ओके, तो हम यदि पहले में देखेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की सांद्रता और प्रोडक्ट की सांद्रता एक समय के पश्चात एक सीधी रेखा में आ गई। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ इस तरह नहीं जा रहे हैं, अभी ऐसे घट नहीं रहे, ये यहाँ तक गए, फिर यहाँ से सीधी लाइन हो गया, अर्थात ये कुछ इस तरह है, ऐसे गए, फिर यहाँ से एकदम सीधी लाइन है ना, तो ये प्रकार से साम्य अवस्था प्राप्त कर ली। उसी प्रकार ये तो हो गया, अर्थात पहला आंसर वाले में क्या गया कि पहला वाला है। और सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी देखो, एक समय के पश्चात प्रोडक्ट की सांद्रता साम्य अवस्था में आ गई और एक समय के पश्चात रिएक्टेंट की सांद्रता भी साम्य अवस्था में आ गई, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं, ये भी जो ग्राफ है ये भी साम्य अवस्था में स्थापित हो रहा है। उसी प्रकार हम थर्ड की बात करें, थर्ड में देखते हैं कि ये भी एक समय के पश्चात सांद्रता और प्रोडक्ट की सांद्रता साम्य अवस्था में आ रही है और रिएक्टेंट की भी सांद्रता एक साम्य अवस्था में आ रही है। अब भले ही सांद्रता कम ज्यादा हो, इससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन यहाँ पर साम्य अवस्था आपको देखना है, क्या कि सांद्रता भले कुछ भी हो, लेकिन एक समय के पश्चात प्रोडक्ट की भी सांद्रता और रिएक्टेंट की भी सांद्रता साम्य अवस्था में आ रही है। तो एक प्रकार से ये भी हमारा सांद्रता साम्य अवस्था की स्थिति में आ रहा है, अर्थात ये वाला। अब हम चौथे में बात करते हैं, अर्थात फोर्थ ग्राफ में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक समय के पश्चात प्रोडक्ट की सांद्रता साम्य अवस्था में आई, लेकिन रिएक्टेंट की सांद्रता आपकी नहीं है, यहाँ पर रिएक्टेंट की सांद्रता खत्म हो जा रही है, अर्थात ये एक प्रकार से साम्य अवस्था पर स्थापित नहीं हो रही, अर्थात ये एक प्रकार से उत्क्रमणीय अपक्रिया ना होकर के ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। ये ध्यान देना, ये कौन सी अपक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ये रिएक्टेंट इसका जो है साम्य अवस्था में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आंसर में क्या हो गया हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अगर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन में क्या हमसे पूछता है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्राफ जिसमें साम्य अवस्था पर उत्पाद की सांद्रता क्रियाकारक से अधिक है, क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ग्राफ में बताओ कि साम्य अवस्था तो है, साम्य अवस्था तो है, पर उत्पाद की सांद्रता क्रियाकारक से अधिक है, अर्थात P is greater than R, क्या सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा है R से, अर्थात आप ढूंढेंगे इसमें देखो एक टाइम के पश्चात प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता समान हो गई थी, इसमें भी अलग अलग है, लेकिन ना तो प्रोडक्ट की ज्यादा, इसमें रिएक्टेंट की ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट की भी ज्यादा नहीं है, हमें ढूंढना किसमें है कि वो प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा हो। तो इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो एक निश्चित समय के पश्चात सांद्रता किसकी सबसे ज्यादा, प्रोडक्ट की, और R की सांद्रता P से नीचे हो गई है। इसमें क्या था, प्रोडक्ट की सांद्रता कम थी और रिएक्टेंट की सांद्रता भी लगभग कम थी, अर्थात ये प्रोडक्ट जो होता रिएक्टेंट की सांद्रता से अधिक नहीं है। ध्यान देना, इसमें क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता से ग्रो कर गया, ऊपर चला गया, अर्थात हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, थर्ड इज करेक्ट। ओके, अगर हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला कि ग्राफ जिसमें साम्य अवस्था पर क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता समान है, क्या बोल रहे हैं कि वह ग्राफ बताइए जिसमें साम्य अवस्था पर क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता अर्थात प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम पर कंसंट्रेशन इसकी समान हो रही है एक समय के पश्चात दोनों की कंसंट्रेशन समान होती है, किसमें, ये देखो फर्स्ट में और किसी में दिख रहा है आपको, यहाँ पर तो प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा हो गई थी, यहाँ पर टी समय पश्चात भी
हमारा फर्स्ट इज क्या पूछा था, ग्राफ जिसमें साम्य अवस्था पर क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता समान हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया, ग्राफ जिसमें अक्रिया अनुत्क्रमणीय, क्या अक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब कि वो साम्य अवस्था में स्थापित नहीं हो रही। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आंसर कौन, आंसर है फोर्थ, वो होगा मतलब कि ये साम्य अवस्था में स्थापित नहीं होगी, अर्थात ये उत्क्रमणीय क्रिया नहीं होगी, उत्क्रमणीय क्रिया नहीं होगी, तो ये क्या होगी, अनुत्क्रमणीय क्रिया, अर्थात आंसर इज 4। ओके, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और चीज लेकर। ओके, थैंक यू।